नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से कितने लोग अस्पताल के भीतर तड़प कर मर गए, कोई जेल नहीं गया। दिल्ली के भी 2 अस्पतालों में 37 लोग मर गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गोवा के गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा से 80 से अधिक लोग मर गए, कोई जेल नहीं गया। दिल्ली में पोस्टर लगाने के जुर्म में 25 लोग जेल चले गए। दिल्ली पुलिस ने 25 एफआईआर कर दी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी 1 साल के दौरान कमाई कम हो गई, दिहाड़ी बंद हो गई थी, जिन्हें लगा कि पोस्टर लगाने से कुछ पैसे मिल जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में गिरफ्तार हुए लोगों का ब्यौरा भी छपा है। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इतना ही लिखा है इस पोस्टर में। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करने के आरोप में मामला दर्ज हो गया और गिरफ्तारियां हो गई। ऐसी खबरों को देखकर आप थोड़ा और डरे होंगे कि लोग भले तड़प कर मर जाएं, बोलना नहीं है, चुप रहना है। आप डरते आ रहे थे और आप डरते भी रहेंगे। आपके डरने से एक फायदा होगा, जेलें नहीं भरेंगी। इतने लोगों को जेल में भरना आसान भी नहीं, तो आप घर में डर से दुबक कर सरकार की मदद कर रहे हैं। अपने घर को ही जेल समझ लीजिए। डू यू गेट माई पॉइंट? राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले विदेशों में टीका भेजने को लेकर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री को पत्र तक लिखा। दूसरे दल भी उठाने लगे, लेकिन गिरफ्तारी का विरोध करने में कांग्रेस आगे निकल गई। पोस्टर मामले में गिरफ्तारी के बाद रविवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पोस्टर को ट्वीट किया और कहा कि हमें भी गिरफ्तार करो। कई नेताओं ने तो इस पोस्टर को अपने प्रोफाइल पिक्चर में ही लगा लिया है। साथ ही कई आम लोगों ने भी ट्वीट किया कि हमें गिरफ्तार करो। अभी तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रविवार शाम को आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसे पोस्टर और छपवाएंगे। क्या वाकई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऐसे पोस्टर छापकर लगाने का अब साहस करेगी? हमारी वैक्सीन विदेशों में क्यों बेच दी? ऑक्सीजन क्यों नहीं है इस देश में? दवाइयां क्यों नहीं मिल रही इस देश में? क्यों लाशों को छिपाया जा रहा है? क्यों मीडिया को धमकाया जा रहा है जो लाशें दिखा रहा है? सब अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा था अपना, जो पकड़ा गया काम नहीं करते हुए, वो आप हैं। इससे सवाल आपसे पूछे जाए। ये पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हुआ हूं, आपको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब अगर ये कहना और ये लिखना गुनाह है तो आप तत्काल हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। जितनी संगीन धाराओं में एफआईआर लिख सकते हैं एफआईआर लिख दीजिए, मुकदमा दर्ज कर दीजिए। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इतनी सी बात पर पोस्टर लिख देने से जेल हो गई। 27 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के प्रतिनिधि ही कह रहे हैं, जितना देश के लोगों को टीका नहीं दिया उससे ज्यादा विदेश के लोगों को दे दिया। यही सवाल तो पोस्टर वाले ने पूछा है कि क्यों दिया। 14 मई के प्राइम टाइम में हमने इसके बारे में विस्तार से बताया है, YouTube पर आप देख सकते हैं। India will not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers over the next 6 months, but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. वैसे इसमें वाहवाही लूटने वाली कोई बात नहीं थी कि हमने अपने लोगों के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा टीके भेजे। 23 मार्च को राज्यसभा सांसद संभाजी छत्रपति के सवालों के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री राज्यसभा में लिखित जवाब देते हैं और सरकार की नीति बताते हैं। आप भी गौर से सुनिए, इससे पता चलेगा कि सरकार क्यों विदेशों को निर्यात कर रही थी या मदद कर रही थी। मंत्री जी कहते हैं, किसी भी स्थानीय बीमारी के महामारी का रूप लेने पर संपूर्ण विश्व को एक इकाई के तौर पर मानते हुए इसका प्रबंधन करना होता है और अधिकांश परिस्थितियों में किसी राज्य विशिष्ट अथवा देश विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ कार्य करना संभव नहीं होता है। अतः कोविड-19 वैक्सीन का निर्यात, जिससे टीकाकरण में विश्व स्तर पर सुविधा प्रदान होगी और इसके साथ साथ विश्व के सभी देशों में अत्यधिक जोखिम वाली आबादी को एक साथ सुरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके और कोविड-19 के मामलों को दूसरे देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से आने के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे
टीके को लेकर किए गए सवाल के लिखित जवाब में कह रहे हैं कि किसी देश या राज्य के नजरिए से प्रबंध नहीं किया जा सकता है। दुनिया की आबादी 7 अरब है। मोदी सरकार 1 करोड़ टीका लेकर कोरोना का ग्लोबल चेन तोड़ने निकली है। यह पता ही नहीं था। यह तो वैसे ही हुआ कि कोई समंदर में कील ठोकने निकला हो। दुनिया के बड़े देश अपनी आबादी से अधिक टीका खरीद रहे हैं। भारत की सरकार 30 करोड़ टीके का भी इंतजाम नहीं कर सकी है और 1 करोड़ टीका लेकर ग्लोबल चेन ब्रेक करने के नजरिए से काम कर रही थी। यही नहीं, मंत्री जी अपने इसी जवाब में कहते हैं, और फिर से दोहरा रहा हूं, कोविड-19 के मामलों को दूसरे देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से आने के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके, यानी दूसरे देशों से संक्रमण भारत ना आए, इसलिए दूसरे देशों को टीका दिया जा रहा था। इस हिसाब से अश्विनी चौबे को सारा टीका लादकर लंदन चले जाना चाहिए था ताकि लंदन से कोविड का कोई वायरस भारत ना आ सके। आप सीरियस है ना? नेवर जोक एंड लाफ व्हाइल वॉचिंग प्राइम टाइम। यह होती है नीति। इंडिया में कोरोना के चेन को तोड़ने की जगह दूसरे देशों के चेन को तोड़ रहे थे। मई महीने में सीरम इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पूनावाला फाइनेंशियल टाइम्स से कहते हैं कि उन्हें कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। हमने सोचा ही नहीं कि 1 साल में 1 अरब से ज्यादा डोज बनाने होंगे। सबको लगा कि भारत ने कोविड को हरा दिया है। क्या पूनावाला सही कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर नहीं था? अच्छी बात है कि इस सच को सामने लाने के आरोप में पुलिस ने पूनावाला को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में पोस्टर वाला जेल चला गया है। तो हम ग्लोबल चेन तोड़ने के लिए टीका बाहर भेज रहे थे। क्या शानदार आइडिया है। लेकिन वायरस को अपने यहां समझने के लिए जो सिस्टम है उसको तोड़ने में लगे थे। शाहिद जमील 15 मई तक इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टिया इंसाकॉग के प्रमुख थे। अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह कमेटी दिसंबर में बनी थी। रॉयटर्स में 3 मई को छपी खबर के अनुसार इस कमेटी ने भारत में फैले वायरस के बारे में चेतावनी मार्च के पहले हफ्ते में ही सरकार के चोटी के अधिकारियों को दे दी थी। जरूर चेतावनी की लिखित कॉपी होगी, लेकिन भारत की जनता को कैसे मिलेगी? आपको याद होगा कि मार्च के ही पहले हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत में महामारी खत्म होने को है। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को जीनोम कमेटी की चेतावनी नहीं पहुंची? क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि इन सब सवालों का ठोस जवाब ही ना आए? बहरहाल शाहिद जमील ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद जमील ने जिस कमेटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया है उसका काम है यह पता लगाना कि वायरस कहीं रूप बदलकर जानलेवा तो नहीं हो रहा है। उन्होंने इस्तीफे का कारण नहीं बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि मई महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने एक लेख लिखा जिसके कारण दबाव बनाया गया उन पर। इस वक्त जब लोग जानना चाहते हैं कि क्या वायरस और जानलेवा हो जाएगा या कमजोर होगा, इन सब के बीच इसका पता लगाने वाले समूह के प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ रहा है। 13 मई को शाहिद जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि वैज्ञानिक चाहते हैं कि तथ्यों के आधार पर नीति बने, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। साइंटिस्ट वर फेसिंग स्टबर्न रेजिस्टेंस टू एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। जलील लिखते हैं कि 30 अप्रैल को 800 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की कि हमें डेटा दिया जाए जिसका हम अध्ययन कर सकें, बता सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है और महामारी को रोका जा सके। लेकिन डेटा के आधार पर फैसले नहीं हो रहे हैं। इसलिए भारत ने महामारी नियंत्रण से बाहर हो गई है और इस कारण लोगों की जो जानें जा रही हैं उसका सदमा स्थायी रूप से बना रहेगा। भारत के 800 वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें डेटा दिया जाए ताकि वायरस का अध्ययन कर सके। अब तक इस पत्र पर 900 से अधिक वैज्ञानिकों ने दस्तखत किए हैं। पत्र लिखने वालों में पार्था मजुमदार भी हैं, जिन्हें भारत में जीन गुरु कहा जाता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स के निदेशक हैं। जीन गुरु डेटा ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। जाहिर है इन वैज्ञानिकों को भी यह लगता होगा कि उनके सामने देश के लोग इस तरह तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 900 वैज्ञानिकों का पत्र लिखना क्या सामान्य घटना है? पत्र लिखने वाले वैज्ञानिकों में LS शशिधर भी हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर LS शशिधर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के अध्यक्ष हैं। इस स्तर के लोगों को पत्र लिखना पड़ रहा है कि हमें डेटा दिया जाए
ताकि हम बता सकें, अध्ययन कर सकें कि यह वायरस भविष्य में क्या रुख लेगा। इस पत्र में तो यह भी लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के कारण वैज्ञानिक उपकरणों का आयात करना एक जटिल काम हो गया है, काफी समय लग रहा है। इसके लिए मंत्रालयों के सचिव से मंजूरी लेनी पड़ रही है। यही कारण है कि हम टेस्टिंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं और ना हम वायरस की सटीक जीन सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे अंकुशों को हटा लिया जाए। वैज्ञानिक डेटा ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की नीति ने उनके काम को कितना धीमा कर दिया है। इसमें एक पॉजिटिव न्यूज है, वो ये कि पत्र लिखने वाले वैज्ञानिकों को जेल नहीं भेजा गया है, पोस्टर लगाने वाले गरीब मजदूरों को ही भेजा गया है। 22 अप्रैल को कैरवन पत्रिका की विद्या कृष्णन रिपोर्ट करती हैं कि कोविड से लड़ने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसकी एक भी बैठक फरवरी और मार्च में नहीं हुई। इस साल 11 जनवरी को टास्क फोर्स की बैठक हुई, उसके बाद 15 और 21 अप्रैल को हुई। जब तबाही का तूफान आया, फरवरी महीने में जब अमरावती में तेजी से संक्रमण फैला और तालाबंदी हुई, तभी इन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी थी। तब भी इस टास्क फोर्स की बैठक नहीं बुलाई गई। कैरवन की रिपोर्ट में यह सब छपा है। एक जानकारी और देता हूं। कैरवन की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 के बाद से भारतीय चिकित्सा शोध परिषद ICMR ने 9 महीने तक इलाज का प्रोटोकॉल ही नहीं अपडेट किया। अप्रैल महीने में अपडेट किया गया। अगर यह सही है तो कितनी गंभीर बात है। डर बीजेपी के खेमे में भी है। यूपी के सीतापुर के विधायक राकेश राठौर भी अपना डर बयान कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यहां का ट्रॉमा सेंटर 5 साल से बनकर तैयार है, चालू क्यों नहीं हुआ। सीतापुर में अखिलेश यादव ने 2016 में एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनवाया था, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। इस वक्त जब लोग जगह जगह अस्पताल की तलाश में मर गए, ऐसी इमारतें खड़ी रह गईं। हमको जो लिखा पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है। हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आप सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? नहीं, आपने कोई पत्राचार किया होगा। हाँ, वो तो आपको पता है, इससे पहले कई बार छप चुके, पढ़ चुका, कई बार सोशल मीडिया पे भी पढ़ चुका है। आपको भी पता है कि कई बार सवाल उठाया गया, सदन तक उठा। लेकिन सरकार से को आप कहेंगे तो ये राजद्रोह राष्ट्रद्रोह माना जाता है। नहीं, मतलब अगर लगेगा कि उनको कि कोई बोल पड़ा तो अब वो नहीं है कि लब है कि आजाद है कहो तो। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है कि राज्यों को डेटा नहीं छुपाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में जो लिखा है, आप उन पंक्तियों को गौर से सुनें। 15 मई को पत्र सूचना कार्यालय PIB की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कोविड और टीकाकरण से जुड़ी स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने प्रयासों का सही नतीजा ना मिलने पर दिखने वाली बड़ी संख्या का दबाव ना लेते हुए पारदर्शी तरीके से अपनी संख्या की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कौन करेगा? प्रधानमंत्री साफ साफ कह सकते थे कि मरने वालों का डेटा ईमानदारी से दिया जाए या संक्रमितों की संख्या सही बताई जाए। बस एक जनरल सी बात है। जिन प्रधानमंत्री से भारत के 900 वैज्ञानिक डेटा मांग रहे हैं, डेटा में पारदर्शिता मांग रहे हैं, वही प्रधानमंत्री संख्या को लेकर राज्यों को पारदर्शिता का सुझाव दे रहे हैं। पिछले साल से यह सवाल उठ रहा है कि टेस्टिंग का डेटा नहीं है, मरने वालों की संख्या सही नहीं है। अब सुझाव दिया जा रहा है। अमल का हाल और हश्र भी देख लीजिएगा। पिछले हफ्ते के प्राइम टाइम में आपने भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखी होगी। भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों के हिसाब से 3,811 लोग मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में 104 मरे हैं दूसरी लहर के दौरान। क्या प्रधानमंत्री के सुझाव व निर्देश के बाद ये आंकड़े बदल दिए जाएंगे? अनुराग की रिपोर्ट बताती है कि भोपाल के भदभदा शमशान घाट में आज भी अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 13-13 घंटे का इंतजार। भोपाल के सबसे बड़े शमशान में कोरोना के शवों के आंकड़ों का अंतिम संस्कार होता रहा। शहर के अस्पतालों में महामारी से
बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती रही। विश्राम घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती रहीं। ऐसे में भदभदा विश्राम घाट प्रबंधन समिति आगे आया, इन परेशान परिजनों के लिए खाने पीने रहने के इंतजाम किए। पहले अस्पताल की फॉर्मेलिटी करते हैं, उसमें 7-8 घंटे, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई, 100 गाड़ी रोज आ रही है। गिरी हाल में 3-4 घंटे यहाँ लग जाते हैं। 13 घंटे कोई भी आदमी, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, या वैसे भी इतनी धूप में आदमी परेशान हो जाता है। तो अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो जो जाने वाला वो तो चले गया, जो उसके परिजन हैं उनकी भी हालत बिगड़ रही है। यहाँ कईयों को हमने चक्कर खाते गिरते हुए देखा है। तो इसी इन सब चीज़ों को देख के हमने ये प्रयास किया और ये सार्थक प्रयास चल रहा है। सब लोगों की मदद मिल रही है, इसमें हमारे दानदाताओं की मदद मिल रही है। पहले बाहर जाना पड़ता था पब्लिक को, अब यहीं सब सुविधा मिल रही है। नाश्ता पानी, चाय वगैरह, पानी, सब कुछ यहीं मिल रहा है। विश्राम घाट में कई लोग अपने परिजनों की अस्थियों को ले जाने के लिए रात को ठहरते हैं। उनके लिए कुछ बिस्तरों का भी इंतजाम किया गया। यहाँ चाय भी उपलब्ध है और लोगों को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। पानी पीने को मिल रहा है, बोतलें मिल रही हैं, नाश्ते की व्यवस्था है। हमने आपको बताया था कि कैसे अकेले अप्रैल में भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3,811 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें भोपाल जिले से 2,557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौत हुई। शासन प्रशासन की नजरों में ऐसे विश्राम घाटों में जिन लोगों की मौत हुई वो कोरोना का आंकड़ा तक नहीं, लेकिन कुछ इंसान थे जिन्होंने इन मृतकों को इंसान समझा और इनके साथ आए परिजनों के साथ इंसानियत का रिश्ता निभाया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कई जगहों पर शमशान में अंतिम संस्कार से पहले आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती है। यह एक अलग टॉर्चर है कि आप फोटो कॉपी लेकर शमशान जा रहे हैं। खैर, कोर्ट चाहे तो स्वतंत्र जांच बिठाकर इन तमाम आधार कार्ड की फोटो कॉपी कब्रिस्तान और शमशान से जब्त कर सकती है। कोविड के मरीजों की गिनती कोविड में ना हो, इसके लिए भी तरह तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि संख्या कम लगे। उसके बाद भी संख्या में इतना अंतर है कि छिपाए नहीं छिप रही है। गांवों की संख्या का तो किसी को पता नहीं, अंदाजा भी नहीं। गुजरात में दिव्य भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है कि गुजरात में मार्च से लेकर 1 मई तक 4,218 लोग कोविड से मरे हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इन 71 दिनों में 1,23,871 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। पिछले साल इसी समय जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र से 65,781 अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। इनमें से ज्यादातर की मृत्यु कोविड से हुई है। इस खबर के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह निराधार है। मृत्यु की संख्या और मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या में अंतर हो सकता है, क्योंकि लोग मृत्यु के समय पर प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण नहीं कराते हैं। क्या ऐसा होता होगा? हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते। गृह मंत्री कह रहे हैं कि कभी कभी लोग एक से अधिक जगह पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। क्या इससे संख्या 1,21,000 हो जाएगी? गृह मंत्री के अनुसार लोग 2 शमशान में पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन कोई 2-2 मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर क्या करेगा? क्या गृह मंत्री की सफाई कबूल है? तो फिर प्रधानमंत्री की डेटा में पारदर्शिता की बात कैसे लागू होगी? दिव्य भास्कर के संपादक देवेंद्र भटनागर ने अपनी खबर को लेकर ट्वीट किया है कि सारे मृत्यु प्रमाण पत्र मार्च से लेकर मई के बीच हुई मौतों के ही हैं और उनकी खबर सही है। 2 महीने 3 महीने के दौरान जो तस्वीरें हम लोगों ने अखबारों में छापी हैं, जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, शमशान में जो चिताएं 8-8 घंटे की वेटिंग में रहती थी, शमशान घाट में जो भट्टियां होती थी, उनकी लोहे की भट्टियां वो पिघल गई, अस्पतालों से जो शव निकलते थे, अखबारों में 16-16 पन्ने के अखबारों में 8-8 10-10 पे ओबीचुरी के छपते थे, ये सारे आंकड़े हमारे सामने लगातार आ रहे थे। बट इन आंकड़ों के साथ साथ सरकार जो आंकड़े रिलीज करती थी वो डेटा भी हमारे सामने आ रहा था। सरकार के डेटा में और जो ग्राउंड से हमारे पास जो डेटा आ रहा था उसमें जमीन आसमान का अंतर आ रहा था। तब हमारे दिमाग में चीजें आई थी कि अब हमको वस्तुस्थिति सामने लाना चाहिए। सरकार की तरफ से उम्मीद नहीं थी कि वो सीरियल डेटा हमको जारी करेगी, क्योंकि उनके पास एक बड़ा मैजिकल वर्ड है मोरबिड और कोमोरबिड वाला। तब हमने ये प्लान किया, हमने सारी जिले की पालिकाओं से हमने डेटा निकलवाया कि इस अवधि के दौरान कितने मृत्यु सर्टिफिकेट जारी हुए। जो डेटा हमारे पास निकल के आया वो बहुत शॉकिंग था। लगभग 1.25 लाख के आसपास का डेटा निकल के आया। हमारे दिमाग में ये पिक्चर भी बहुत क्लियर थी कि हो सकता है
कुछ लोगों ने दोबारा अप्लाई किया हो डेथ सर्टिफिकेट के लिए। हो सकता है किसी की मौत 2-3 साल पहले हुई और वो डेथ सर्टिफिकेट अभी निकलवा रहा हो, पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने इसको फिर क्रॉस चेक करवाया इन आंकड़ों को। इन क्रॉस चेक को हमने 3 तरीके से किया। नंबर 1, हमने वही शमशान घाट के आंकड़े सारे कलेक्ट किए कि स्टेट में जितने भी शमशान घाट है वहां से हमने हमारी टीम के जरिए आंकड़े निकलवाए कि इस दौरान कितनी डेथ वहां पर हुई, कितने अंतिम संस्कार हुए, कब्रिस्तानों में कितने शव दफनाए गए। नंबर 1। दूसरा, हमने अस्पतालों में एम्बुलेंस के जरिए जो शव निकलते थे वो डेटा हमने निकलवाया। तीसरा, अखबारों में जो ओबिचुरी छपी वो डेटा हमने देखा। इन तीनों का हमने मिलान किया तो हमारे जो डेथ सर्टिफिकेट के नंबर थे और जो 3 सोर्सेज के नंबर थे ये लगभग सेम थे। तब जाके हमने इस स्टोरी को पब्लिश किया। ये इसका बेस था। इस स्टोरी का उद्देश्य हमारा बहुत स्पष्ट था। हम कोई भय फैलाना नहीं चाहते थे, हम रिटर्न में कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहते थे। इस स्टोरी के जरिए हमारा मोटिव जो था वो बहुत क्लियर था कि हमको सच सामने लाना चाहिए। गुजरात के अखबारों ने कोविड से हुई मौत और इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर शानदार रिपोर्टिंग की है। दिव्य भास्कर हो, गुजरात समाचार हो, सौराष्ट्र समाचार हो या संदेश हो, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड में काम कर चुके पत्रकार दीपक पटेल हर दिन गुजरात को लेकर ट्वीट करते हैं। संदेश अखबार ने गांधीनगर के 40 गांवों का सर्वे कराया तो पाया कि 2460 लोग मरे हैं 40 गांवों में। केवल सरपंच और गांव के प्रभावशाली लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोग कोविड से मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे गांधीनगर में महामारी शुरू होने से अब तक 185 लोग ही मरे हैं। दिव्य भास्कर ने भी खबर छापी है कि गांधीनगर के 4 गांवों में कोविड से 690 लोग मरे हैं, जबकि गांधीनगर में कुल 252 गांव हैं। यानी संख्या कितनी अधिक हो सकती है। 14 मई को सौराष्ट्र समाचार के भावनगर संस्करण के 20 पन्नों में से 6 पन्नों में 146 लोगों की श्रद्धांजलि छपी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे सौराष्ट्र में 39 लोग मरे। मरने वालों की संख्या क्यों छिपाई जा रही है जबकि वो सामने दिख रही है? प्रधानमंत्री के इस बयान का क्या मतलब रह जाता है, और गरिमा भी, कि अगर संख्या ज्यादा है तो राज्य ज्यादा बताएं? क्या सिर्फ दिखाने के लिए यह बयान दिया गया है कि राज्यों से कहा गया था समय पर? यह सवाल तो पिछले साल भी उठे थे। क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री गुजरात सरकार से कह सकते हैं कि मरने वालों का आंकड़ा सही कीजिए, और गुजरात सरकार कर भी देगी? क्या सरकार घर घर सर्वे कराने जा रही है जिनकी मौत कोविड से हुई है? यूपी से आपने ऐसी कितनी ही रिपोर्ट देख ली। कमाल खान की रिपोर्ट है कि गंगा के किनारे बसे दूसरे शहरों की तरफ प्रयागराज में भी गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर, झूंसी, फाफामऊ, 3 अलग अलग जगहों में बड़े पैमाने पर कब्रें नजर आने लगी हैं। यहां इतने ज्यादा शव हो गए हैं कि कई लोग यहां शव दफनाकर उसके चारों तरफ बांस गाड़कर घेरा बना दे रहे हैं ताकि कोई खाली जगह समझकर उसे दूसरा शव दफनाने के लिए खोद न दे। इन घाटों पर रहने वाले पंडे कहते हैं कि पहले भी कुछ लोग शवों को दफनाते रहे हैं, लेकिन महामारी के बीच इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना से डर भी है और गरीबी भी कारण है। ऐसे में वे शवों को चुपचाप बालू में गाड़कर चले जाते हैं, नदी में डाल देते हैं। अब सरकार ने इन जगहों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की पेट्रोलिंग शुरू की है। सरकार लोगों को पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार के लिए प्रेरित कर रही है और पैसे और लकड़ी भी दे रही है। उन्नाव और कन्नौज से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। शमशान घाट में काम करने वाले लोग बता रहे हैं कि सरकार से ज्यादा मरने वालों की संख्या उनके यहां है। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि गंगा के किनारे के 27 जिलों में 2000 शव बहते हुए या नदी के किनारे दफन पाए गए हैं। यह सिर्फ एक नदी की बात हो रही है, और भी कई नदियां हैं। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठते रहेंगे। फर्क किसे पड़ रहा है? दुनिया भर की सरकारें ये घपला कर रही हैं, इसलिए अलग अलग अर्थशास्त्री अपने मॉडल से दुनिया भर के देशों में मरने वालों की संख्या का अनुमान लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। इसने यह बोला है कि पिछले साल कोरोना शुरू होने से लेकर इस साल के 13 मई तक भारत में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 2,48,016 है, जबकि उनके मॉडल के हिसाब से अब तक 7,36,811 लोगों की मौतें हुई हैं। 9 मई को ब्राउन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आशीष झा के हिसाब से भारत में हर दिन 25,000 के आसपास लोग मर रहे हैं। सोचिए, दिखाया जा रहा है 4,000।
इकोनॉमिस्ट पत्रिका के हिसाब से भारत में इस साल 10 लाख लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़ों से 270% अधिक मौतें हुई हैं। तो इतनी तबाही के बाद आप कहां हैं? झूठ के समंदर में, जहां सच का ऑक्सीजन नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं। मुंबई में असर दिखाने के बाद ताउते चक्रवाती तूफान जब गुजरात की तरफ बढ़ा तो इस बात को लेकर चिंता होने लगी कि अगर यहां के ऑक्सीजन सप्लाई के केंद्र प्रभावित हुए तो पश्चिम के अधिकांश राज्य प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं इलाकों से ऑक्सीजन की सप्लाई उन राज्यों में होती है। इसे लेकर हिमांशु शेखर मिश्रा ने एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल से बात की है कि इस तूफान के कारण कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरह की चुनौतियां हैं। मैं इस वक्त एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में हूं और यहां पर मिनट बाय मिनट ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस तरह से साइक्लोन ताउते को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये एनडीआरएफ के जवान हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और उनकी जो ये तस्वीरें हैं वो लगातार उनके हेडक्वार्टर में पहुंचाई जा रही हैं। और इसके साथ ही जो दूसरी स्क्रीन है इसमें आईएमडी की तरफ से जो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में डाटा भेजा जा रहा है उसकी एक इमेज यहाँ पर है। और ये ट्रेजेक्ट्री है साइक्लोन का, किस तरह से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है और उसका कहाँ कहाँ पर असर होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, जो तीसरी स्लाइड है, वो एनडीआरएफ के डिप्लॉयमेंट की है, किस तरह से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। और मेरे साथ एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आपने कितनी टीमें डिप्लॉय की हैं और किस तरह से आपने उनको कहाँ कहाँ पर रखा है? देखिए, जो टीमें हैं वो लगभग 100 से ज़्यादा टीमें हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीमों का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलरेडी गुजरात और दीव मिला के 46 टीम्स डिप्लॉयड हैं एंड यू कैन सी कि उनको किस तरह से जो बल्ज है, गुजरात का बल्ज है, सदर्न बल्ज, उसमें डिप्लॉय किया गया है। द्वारका में 2, पोरबंदर में 2, दीज आर दी इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। इसी जगह इम्पैक्ट होने की संभावना है। और जो इम्पैक्ट एक्सेस है वो जूनागढ़ के आसपास यहाँ पर है, लगभग बल्ज के टिप पर है, दीव के ऊपर है, तो यहाँ पर लैंडिंग होने की संभावना है। और बाकी राज्यों में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो टोटल 101 टीमें हैं जिसमें से लगभग 46 टीमें गुजरात में हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं एक्सेस ऑफ दी साइक्लोन का, तो इसमें लैंडिंग पॉइंट ये वाला है, दीव के जस्ट राइट में है। और ये 80 नॉट पे होगा 17 के 18 बजे, मतलब 6 बजे शाम को। 6 बजे शाम को 80 नॉट इज ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और उम्मीद है कि उसमें जो इवैक्यूएशन का रोल है उसको हम लोगों ने तवज्जो दी है। एंड इवैक्यूएशन अगर हो जाता है, मैक्सिमली ऑप्टिमली हो जाता है, तो लाइफ सेव होते हैं। जीरो कैजुअलिटी अप्रोच जो सरकार ने लिया है उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये साइक्लोन ऐसे वक्त पर हमला कर रहा है भारत पर जब हम ऑलरेडी कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं। और ये सभी जो राज्य का जिक्र आपने किया, ये सभी कोरोना से भी बहुत ज़्यादा संक्रमित रहे हैं, गुजरात हो, गोवा हो, कर्नाटक हो। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए आपने किस तरह के डायरेक्शन दिए? पिछले साल हम लोगों ने अम्फन साइक्लोन देखा, निसर्ग साइक्लोन देखा, साउथ में भी और साइक्लोन्स देखे। तो उससे क्या हुआ कि एक प्रोटोकॉल को डिसिप्लिन वे में किस तरह से ऑब्जर्व करना है, इसका एक्सपीरियंस मिला। लेकिन उस एक्सपीरियंस पर और ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, वेरिएंट ज़्यादा है। तो हम लोगों ने स्पेशल आउटफिट्स बनाए हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। सभी लोग जो फील्ड में गए हुए हैं, वैसे तो 99% हमारे ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, डबल डोज से, लेकिन जो भी गए हैं ऐसा कोई भी उसमें व्यक्ति नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है, जो कोई कर्मी नहीं है जो कि डबल डोज वैक्सीनेशन लिया ना हो। सबसे पहली बात तो उससे प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा जो प्रोटेक्शन का मुद्दा है वो ये है सैनिटेशन प्रोटोकॉल, मास्किंग प्रोटोकॉल और जो कॉस्ट्यूम प्रोटोकॉल है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दिया हुआ है और डॉक्टर्स भी साथ में हैं। सो इस तरह से, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि ऑपरेशन नहीं करें या ऐसे इलाके में नहीं जाए ये मानकर कि वो गांव या वो शहर या शहर का वो मोहल्ला
कोविड इन्फेक्टेड ज्यादा है, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लोगों को रेस्क्यू करना कर्तव्य है, उसको किसी तरह से भी करना है, किसी भी परिस्थिति में करना है। तो इसलिए सारी तैयारियां उस तरह से की गई हैं। जैसा कि मैं मानता हूं ये दोनों चैलेंज के लिए हम लोग तैयार हैं। कोविड चैलेंज को भी हम लोग स्ट्राइड में ले रहे हैं और साथ ही साथ साइक्लोन के चैलेंज को। एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से मेरे कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।